नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने कल्पना की है कि दुनिया में ऐसा कोई देश हो, ऐसी कोई जगह हो जहां पर रुपए पैसे खर्च न करने पड़ते हों, जहां सरकार ना हो, पुलिस ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई जाति ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो इंसान से इंसान में फर्क करता हो। सुनने में कोरी कल्पना लगती है, लगता है ये कोई सपना है जो लोग देखते हैं। लोग सोचते हैं कि काश ऐसा समाज हो, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसी भी जगह है जहां पर कोई धर्म जाति भेदभाव है ही नहीं। किसी नाम के आगे ऐसा कोई सरनेम नहीं जिससे कि उसकी जाति के बारे में पता चले। कोई ऐसी सरकार नहीं जो कि अपने तरीके से वहां पर पॉलिसीज लाए, चीजें लागू करे। पुलिस भी नहीं, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं होता। किसी का अपना खुद का घर भी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई चर्च नहीं। ऐसा भी है, और वो भी अपने देश भारत में। हैरानी की बात है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जो भारत से पूरी तरह से अलग है, जहां देश का कोई कानून लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ का बस एक ही कानून है जो उनका खुद का बनाया हुआ है। यहाँ जो भी रहेगा सेवक की तरह रहेगा, यानी कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सब लोग साथ मिलकर के काम करते हैं, और ऐसे लोग एक दो नहीं बल्कि 25,000 से ज्यादा हैं जो एक साथ एक जगह पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन किसी के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। आपको पता है, कैश की बदौलत हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और जो चाहिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा शहर है जहां कैश का कोई मोल ही नहीं है, तो आपको हैरानी होगी। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन भले ही ये अजीब लगे, लेकिन ये सच है। देश में एक ऐसा शहर भी है जहां ना तो कोई धर्म है, न कैश है, ना ही कोई सरकार। तो कौन सा शहर है ये, और क्यों बनाया गया है शहर? किसने इस शहर की शुरुआत की? कौन है इसका मालिक? दरअसल चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है ऑरविले। ऑरविले यानी सिटी ऑफ डॉन, यानी जहां पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। 1968 में चेन्नई शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर ये शहर बसाया गया। सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर इसको कहा जाता है, और शहर को बसाने के पीछे का मकसद ये था कि यहाँ पर रहने वाले लोग किसी जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के बगैर यहाँ पर रह सके। यहाँ जो भी चाहे वो आकर के रह सकता है। इसके लिए इसको ना तो कोई फीस देनी है, ना कोई कायदा कानून फॉलो करना है। बस एक ही शर्त है कि यहाँ पर किसी के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, और सारे के सारे लोग यहाँ पर सेवक हैं। दरअसल 1968 में इस शहर को मीरा अल्फांसो नाम की एक महिला ने बसाने की सोची। ये मीरा नाम की महिला 29 मार्च 1914 को अरविंदो स्पिरिचुअल रिट्रीट में पौंडीचेरी आई। कुछ दिन यहाँ पर गुजारा और उसके बाद वापस जापान चली गई। दरअसल ये लोगों को शांति का पाठ पढ़ाती थी, लोगों के हित की बात करती थी। कुछ वक्त यहाँ गुजरने के बाद जब वो जापान वापस चली गई, उसके बाद उनकी याद में तमाम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, क्योंकि वो समाज के लिए ऐसा काम कर रही थी, लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाने के लिए, उनके हित के लिए ऐसा काम कर रही थी कि लोग उनको चिट्ठियाँ लिखते थे। इसी के चलते एक बार 1920 में एक बार फिर से वो भारत वापस लौटी, और 1924 साल में अरविंदो स्पिरिचुअल संस्थान के साथ जुड़ गई। संस्थान के साथ जब वो जुड़ी तो उसके बाद उन्होंने समाज सेवा करने का फैसला किया, और इसी दौरान उनको लोगों से इतना लगाव हो गया, लोग उनसे इतना ज़्यादा जुड़ गए कि तमाम लोग उनको माँ कह करके बुलाने लगे। और यहीं से इस फैसले की शुरुआत हुई, जब उन्होंने सोचा एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर लोग बहुत प्यार से रहते हों। और इस सिटी की स्थापना के पीछे उनका यही थॉट था, जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 1968 में उन्होंने ऑरविल शहर की स्थापना की। इस वक्त उसे यूनिवर्सल सिटी का नाम दिया गया। इस सिटी में आकर के कोई भी रह सकता था, और इस शहर में अब तक 50 देशों के करीब 25,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और सबके बीच में इतना मेलजोल है कि कोई शिकायत होती ही नहीं है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं, पुरुष, जो भी लोग रहते हैं, जाति के बंधन में, राजनीति, राष्ट्रीयता, जगह, शांति, तमाम और चीज़ों से अलग अपनी तरीके से शांति और सद्भावना के साथ रहते हैं। खास बात यह है कि इस शहर को भारत की सरकार ने भी मान्यता दे दी,
और अपना समर्थन दिया। वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि यहाँ पर ना तो कोई कोर्ट होगा, न कचहरी होगी, न पुलिस थाना होगा, यहाँ तक कि सरकार के नियम भी यहाँ पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते यहाँ पर शांति बनी रहे। साल 2015 में इस शहर में आकर के कई तरीके के बदलाव शुरू हुए, क्योंकि इसकी चर्चा अब देश और दुनिया में होने लगी थी। क्योंकि यहाँ पर धर्म, जो कि लोगों को बांटने का काम करता है, जो लोगों के बीच में नफरत पैदा करता है, वो भी नहीं था। ना तो यहाँ पर कोई मंदिर है, ना कोई चर्च है, और ना ही कोई मस्जिद है। तो बस एक ऐसा हॉल जहाँ पे लोग योगा करने के लिए आते हैं, उसको मंदिर कहिए, मस्जिद कहिए या फिर गुरुद्वारा, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग सिर्फ वहाँ पर योगा करते हैं, जिससे कि उनके मन को शांति मिल सके, जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। किसी के यहाँ कोई तस्वीर या मूर्ति भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी भगवान की यहाँ पर पूजा भी नहीं होती है। यूनेस्को में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने भी इसको एक केस स्टडी की तरह माना और इस शहर की बहुत तारीफ की। भारत सरकार ने जब इसको समर्थन दिया तो उसके बाद तमाम संस्थाएं, तमाम देश के लोग यहाँ पर आए, और भारत के राष्ट्रपति जब APJ अब्दुल कलाम थे तो वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए कि आखिरकार ये लोग कैसे रहते हैं। प्रतिभा पाटिल जो कि राष्ट्रपति थी, वो भी अपने कार्यकाल में यहाँ पर देखने के लिए पहुंची, ताकि वो देख सकें कि समाज में ये कितना अच्छा काम हो रहा है और यहाँ कितने अच्छे से लोग रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ कैश भी नहीं चलता है तो आखिरकार कैसे यहाँ पर लोग खरीद फरोख्त करते हैं, कैसे सामान लाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जान लीजिए कि इसके भीतर जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, वो सब खुद इनका अपना है, और इनका खुद का बैंक भी है। और वो बैंक ऐसा है जहाँ पर कोई करेंसी नहीं चलती, बल्कि इन लोगों को नंबर्स मिलते हैं। इनके काम के आधार पर, इनके व्यवहार के आधार पर इनको नंबर्स मिलते हैं, और उन्हीं नंबर्स को क्रेडिट करके ये बैंक में पैसे के रूप में उन नंबर्स को जमा कर सकते हैं, और इन नंबर को निकाल भी सकते हैं। और इन्हीं नंबरों यानी इन्हीं कोड के आधार पर ये अपनी खरीदारी करते हैं। पास से जितने भी दुकान वाले हैं या जितने भी मार्केट की और चीज़ें हैं, वो खरीदने के लिए इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। करीब 35 साल पहले इस शहर में एक फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को स्टार्ट किया गया था। RBI ने इसके लिए मंजूरी भी दी। सर्विस सेंटर एक बैंक की तरह ही काम करता है, और इसी बैंक के जरिए ये लोग अपना सारा खातों का लेन देन करते हैं, जिसमें नंबर्स और कोड का इस्तेमाल होता है। इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से जमा भी कराया जा सकता है। अगर इस शहर में कोई गेस्ट आता है, यानी किसी का मेहमान आता है, तो वो भी यहाँ की दुकानों से खरीदारी कर सकता है। करीब 200 कॉमर्शियल दुकानें हैं जहाँ गेस्ट अगर चाहे तो वो भी खरीदारी कर सकता है, और उसके लिए इस बैंक से एक कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें जिसका भी रिश्तेदार है, जिसका भी जानने वाला है, उसके क्रेडिट्स में से क्रेडिट लेकर के डेबिट कार्ड में चढ़ाए जाते हैं, और उस नंबर के आधार पर उस शख्स की खरीदारी हो सकती है। कुल मिलाकर के ऑरविले की सीमा के भीतर जो दुकानें हैं या कोई भी मार्केट प्लेस है, वहाँ पर कोई भी पैसा, कोई भी कैश नहीं चलता है। और ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर ना तो पुलिस है और ना ही प्रशासन का कोई शख्स। उसकी वजह साफ है कि यहाँ रहने वाले लोग इतने प्रेम से रहते हैं, आपस में इतना मिलजुल कर रहते हैं कि उनके बीच में ना तो कोई झगड़ा होता है, ना कोई विवाद ऐसा होता है जिसमें कानूनी सहायता लेनी पड़े। लिहाजा यहाँ पर पुलिस है ही नहीं। अगर कोई विवाद आता भी है, कोई मामला आता भी है, तो ये लोग आपस में ही निपटते हैं और आपस में ही फैसला करते हैं, और उस फैसले को सब किसी को मानना पड़ता है। खासियत इस शहर की इतनी ज़्यादा है कि इसको देखने के लिए ही केवल बाहर विदेश से भी लोग आते हैं, और यहाँ की शांति व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हर कोई अपने मन से यहाँ के तमाम कानूनों को मानता है, जो कि यहाँ के लोगों द्वारा ही तय किए जाते हैं। और तो और इनकी अपनी संसद भी है जिसमें 900 लोग हैं, और इस संसद में आने वाले सालों में क्या किया जाना है, किस तरह के काम होने हैं, किस तरीके से चीज़ें की जानी हैं, किस तरह का प्लान किया जाना है, उस सब पर चर्चा होती है। और आने वाले साल में इसको इम्प्लीमेंट भी इसी संसद के फैसलों के हिसाब से किया जाता है। इस शहर के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है जिसको मातृ मंदिर कहते हैं। वहाँ किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, किसी देवता की मूर्ति नहीं है, किसी धर्मगुरु की मूर्ति नहीं है, लेकिन ये ओरिविलियन यानी ओरिविलिया में जो रहते हैं उनके लिए खोला जाता है मंदिर। और यहाँ पर सिर्फ ध्यान और एकाग्रता की जाती है, यानी योगा और ध्यान करने का ही काम किया जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके की उनको अगर मानसिक बाधा आ रही है, उनको कोई टेंशन है, तनाव है, तो उसको दूर कर सकें। इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है कि इसको देखने के लिए भी लोग बाहर से आते हैं। इस शहर में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब खास शैली में बनी हैं, जिनका अपना आर्किटेक्ट है।
इनकी अपनी इंडस्ट्री भी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी। यहाँ पर फार्म हाउस और रेस्टोरेंट भी हैं और यहाँ तक अपना ईमेल और इंटरनेट नेटवर्क भी है, जिसका इस्तेमाल वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शहर अलग तरीके से बसा हुआ है तो यहाँ के लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते या फिर बाहर के लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते। वो लोग हर तरीके से बाहर के लोगों से मेल जोल भी रखते हैं, बातचीत भी करते हैं और नेटवर्क के साधनों के जरिए कम्युनिकेशन भी करते हैं। लेकिन इस शहर के भीतर रहने वाले हर शख्स को यहाँ के कायदे कानून को मानना पड़ता है। खास बात यह है कि 1968 में जब ये शहर शुरू किया गया, उसके बाद इक्का दुक्का लोग आने शुरू हुए तो उनके अंदर हैरानी और इस बात की चिंता भी थी कि अगर इस ऐसी अनोखी जगह पर आएंगे तो आखिरकार वो सरवाइव कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इसका इतनी तेजी से प्रचार हुआ कि यहाँ पर आने वाले लोगों की होड़ लगी हुई है। बताया जाता है कि ज़्यादातर यहाँ पर वो लोग आते हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, जिनके परिवारों में विघटन हो गया है, जिनके परिवारों में विवाद है, उनके रिश्तों में दरारें आ गई हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद साइकेट्रिस्ट के मुताबिक, साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक और डॉक्टर्स के मुताबिक उनके अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है। यानी वो पॉजिटिविटी की तरफ इतना ज़्यादा बढ़े कि अब वो सामान्य से भी बेहतर जीवन गुजार रहे हैं। यानी यहाँ जो 25,000 के आसपास लोग रहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति उनके पहले के जीवन से कहीं बेहतर है। और अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या ऐसे और शहर बनाए जाने चाहिए, क्या ऐसे और भी बस्तियां बनाई जानी चाहिए जहां धर्म और जात पात से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके लोग रह सकें, आपस में शांति से रह सकें। कई देशों में, दुनिया के और भी देशों में इस तरह के प्रयास चलते रहते हैं, इस तरह की बातें होती रहती हैं कि तमाम लोगों को मिलकर रहना चाहिए। भारत का तो मोटो ही यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक ऐसी दुनिया जहां सारे लोग मिलकर रहते हों। लेकिन ये शहर, जो किसको ऑरविले बोलते हैं, जिसको भोर का सूरज कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल सिटी कहते हैं, वो अपने आप में इस सपने को साकार करता हुआ दिखता है। और यहाँ पर आने वाला हर शख्स हैरान होता है कि क्या ऐसी दुनिया भी हो सकती है, चाहे वो घूमने के लिए आया हो या पर यहाँ पर रहता हो। लेकिन जो भी यहाँ आता है उसको इस बात की हैरानी ज़रूर होती है कि क्या वाकई ऐसी दुनिया संभव है जहाँ लोग इस तरह से मिलकर रहते हों, जहाँ धर्म, जाति पाति का कोई भेदभाव ना हो, अमीर गरीब का फ़र्क ना हो और ना ही इस बात का कोई फ़र्क हो कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है। क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग अपनी मर्जी से जो भी चाहे वो करते हैं, बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए किसी भी तरीके का जीवन जीते हैं। लेकिन उनको टोकने और रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सब लोग मिलकर ऐसे रहते हैं जैसे ये अलग दुनिया है और इस अलग दुनिया में ये लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या कभी आपने सोचा था कि भारत के भीतर ऐसा शहर हो सकता है जहां पर अनूठे तरीके से लोग रहते हों। और अगर आपको पता हो तो उसके बारे में बताइएगा, और ना ही पता हो तो किस तरह की जानकारी और किस तरह की कहानी आप लोग सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो हैरान करने वाली इस कहानी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर किसी हैरत अंगेज और अलग कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।